बात 1968 की है, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को CIA और MI6 की तर्ज पर भारत में भी खुफिया मामलों के लिए अलग एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई। रॉ के पहले निदेशक के तौर पर चुना गया RN कॉनवे को 1918 में उत्तर भारत के बनारस में एक समृद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामेश्वर नाथ काव ने पास के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में MA के लिए अध्ययन किया और 1939 में भारतीय पुलिस में शामिल हो गए। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता से कुछ समय पहले काव निदेशालय में शामिल हुए। 1920 में औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान ब्यूरो मोटे तौर पर ब्रिटिश सुरक्षा सेवा M15 की तर्ज पर चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाली राजनीतिक उथल पुथल के साथ भारत की सीमाओं के साथ खुफिया संग्रह को शामिल करने के लिए ब्यूरो की जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया गया था। काव ब्यूरो में पहले भारतीय में से एक थे जो अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों के साथ काम कर रहे थे। 1950 के दशक की शुरुआत में रानी की स्वतंत्र भारत की पहली यात्रा के दौरान काव को उनके सुरक्षा विस्तार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। बंबई में एक स्वागत समारोह में काव ने गोता लगाया और एक गुलदस्ता पकड़ा जिसे उन्होंने अपनी आंख के कोने से रानी पर फेंकते देखा, इस डर से कि यह बम हो सकता है। अच्छे हास्य में रानी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, अच्छा क्रिकेट। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश भर के टॉप अफसरों ने भारत की अपनी खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस की। इसके बाद 1968 में इंदिरा गांधी ने CIA और MI6 की तर्ज पर भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बनाने का फैसला किया और काव को इसका पहला निदेशक बनाया गया। भारत एशिया की प्रमुख शक्तियों में शुमार हो रहा था। सिक्किम की समस्या उस समय बढ़ने लगी जब वहां के महाराज ने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली। इसके बाद वहां CIA का दखल होने लगा जो भारत के लिए अच्छा नहीं था। बताया जाता है कि उस समय काव ने ही इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था कि सिक्किम का भारत में विलय कराया जा सकता है। चीन की नाक के नीचे यह सब करना मुश्किल था। चीन की सेना सीमा पर थी, लेकिन काव की कुशल नेतृत्व और शानदार रणनीति की वजह से बगैर खून बहाए 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का भारत में विलय कराया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1982 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी SDICI के प्रमुख काउंट अलेक्जेंड्रे से पूछा गया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रमुखों में से वे किसे रखेंगे, तो काउंट ने 5 नाम लिए थे। इन नामों में काव का नाम दूसरे नंबर था। रॉ के पूर्व अतिरिक्त निदेशक राणा बनर्जी भी काव को बेहद करीब से जानते थे। राणा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया था काव एक खास किस्म का बनियान पहनते थे। यह बनियान कलकत्ता की गोपाल होजरी में बनता था। यह कंपनी बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद काव के लिए अलग से साल भर में जितनी उनकी जरूरत थी उतनी बनियान बनाया करती थी। काव को अपने करियर के शुरुआत में ही बेहद बड़ा ऑपरेशन करने का मौका मिला। इस ऑपरेशन की सफलता ने ही साबित कर दिया था कि साधारण से दिखने वाले काव असाधारण सोच के साथ काम करते हैं। 1955 में चीन की सरकार ने एयर इंडिया का एक विमान कश्मीर प्रिंस से चार्टर किया जो हांगकांग से जकार्ता के लिए उड़ान भरने वाला था। इसमें चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई बानडुंग जाने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री लाई ने अपेंडिसाइटिस का दर्द उठने के कारण यात्रा रद्द कर दी थी। विमान ने उड़ान भरी और इंडोनेशिया के तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें बैठे ज्यादातर चीनी अधिकारी और पत्रकार मारे गए। भारत की तरफ से रामेश्वर नाथ काव को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। काव ने बेहद कम समय में जांच पूरी की और बताया कि यह हादसा सामान्य नहीं था। इसके पीछे ताइवान की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था। चीनी प्रधानमंत्री काव से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपने दफ्तर में विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया और अपनी निजी सील भेंट की। 1977 में काव के सेनानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कैबिनेट के सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया। नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खुफिया मामलों पर सलाह दी और दुनिया भर के गुप्त सेवा प्रमुखों के साथ संपर्क किया।
उन्होंने आज के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अग्रदूत इन हाउस थिंक टैंक के रूप में नीति और अनुसंधान स्टाफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की विशिष्ट सुरक्षा बल इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भी आकार दिया। संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष KN दारूवाला द्वारा निम्नलिखित नोट में RN काव के बारे में सार बताया गया है। दुनिया भर में उनके संपर्क विशेष रूप से एशिया में अफगानिस्तान, ईरान, चीन, आप इसे नाम देते हैं, कुछ और थे। वह सिर्फ एक फोन कॉल से चीजों को इधर उधर कर सकता था। वो एक टीम लीडर थे जिन्होंने कुख्यात अंतर विभागीय और अंतर सेवा प्रतिद्वंद्विता को दूर किया, जो भारत में आम बात है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगली एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।